हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 साइंस का ये 5वां अध्याय पढ़ेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे भी सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसके जो पॉइंट होंगे उसको हम देखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि पहले हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जो कि आप चाय बनाते हैं तो चाय से आप क्या पृथक करते हैं, तो चाय पत्ती जो होती है चाय की, उसको आप पृथक करते हैं। वही इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ये एक विधि है जो आप चाय और चाय पत्ती को पृथक करते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं, आप जानते हैं। और मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को क्या करते हैं, ओटते हैं। आगे है, कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा इसमें क्या है, मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, आप बाहर निकाल देते हैं। क्यों? तो तीखा लगता है। मिर्च क्या लगता है, तो क्या तीखा लगता है। कल्पना कीजिए, एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं, ठीक, और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा, तो आम और अमरूद का क्या करेंगे, अलग कर देंगे, तो ये पृथक हो गया। इसके लिए आप इस प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रखेंगे। क्या यह सही होगा? सही है, तो हाँ, ये क्या है, ये सही है। हम ऐसा सरल तरीके से कर देते हैं। आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं दूध या दही का जो मंथन हो रहा है, इससे क्या निकलेगा, तो मक्खन निकलेगा। इससे मक्खन निकाला जाता है दूध या दही को मथ कर। ऐसा सरल ऐसा करना सरल इसको करना जो है सरल प्रतीत होता है। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके जो पृथक करने के लिए क्या है, बहुत सारी मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे आपको गेहूँ निकालना है, दाने निकालना है, तो उसके लिए आप मशीन का उपयोग, थ्रेशर का उपयोग करते हैं। यदि यहाँ पर वही उसी प्रकार का उदाहरण भी दिया गया है कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ये आप नहीं कर पाएँगे, ये भी सोचना क्या है, असंभव है। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है और यह आवश्यक ही हमारे लिए क्यों है? आप तो जानते हैं कि अगर गेहूँ का पृथक्करण नहीं किया जाएगा तो गेहूँ का बाली और वह डंठी दोनों एक में रहते हैं, तो उसको पाले से हटाकर गेहूँ को आप निकाल लेते हैं, दाने को, और उसको भूसे में उपयोग करके जानवर को खिला देते हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो वो आप तो खा नहीं सकते हैं, तो वो जो दाने आप नहीं दाने और भूसे तो खा नहीं सकते, सिर्फ़ दाने खा सकते हैं, तो दाने का पृथक करना क्या है, ज़रूरी है। पृथक्करण करना ज़रूरी है। इसी प्रकार यहाँ पर कॉलम 1 दिया गया है कि पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं और पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। यहाँ पर 2 और 3 में सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य का पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। पहला पृथक्करण प्रक्रम है, दूसरा है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और तीसरा है पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। जैसे देखेंगे, चावलों से पत्थरों को पृथक करना, चावल से पत्थर को हम अलग करते हैं। क्यों? तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, जिसका उद्देश्य। और अवयवों को क्या करते हैं, तो हम ठोस अवयव को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। और जो
अशुद्धियाँ होती है उसको हम क्या करते हैं तो फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना तो हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, इसका जो हो जाएगा पृथक करने का उद्देश्य। और उसके बाद हम पृथक्करण करने के बाद क्या करते हैं तो हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। जैसे चाय पत्ती का भी हम चाय बनाकर पी लेते हैं और जो पत्तियाँ हैं उसका उपयोग हम पेड़ पौधों के जड़ में दे देते हैं, उसका क्या होता है खाद बन जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम उपयोगी पदार्थों को ही पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों में अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को तीन अवयवों जैसे ठोस, द्रव्य एवं गैस में से कोई भी हो सकती है, जैसे तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण-धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है पृथक्करण की विधियाँ। हम जो है अब हम पदार्थों के पृथक्करण के कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इसमें जो है इनमें कई विधियाँ का उपयोग आपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में भी किया होगा। जैसे आप शुरू से आपको दिया गया है कैसे-कैसे हम अलग करते हैं। तो पहला क्या है? पहला है हस्तचयन। पहला क्या होगा? हस्तचयन। हस्तचयन में आप देखेंगे क्रियाकलाप में दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाने के लिए कहता है। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इसमें पृथक करने के लिए कह रहा है। उसके बाद है हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हाथ से जो आप चुन रहे हैं, हाथों से जो छोटे-छोटे भूसे, टुकड़े ये सब चुन रहे हैं, ये क्या है? हस्तचयन विधि है। ये हस्तचयन विधि है जो कि आप गेहूँ, चावल के दालों तथा दालों के जो बड़े-बड़े कुछ-कुछ मिट्टी के कण, पत्थर, भूसे ये सब मिले रहते हैं, उसको अलग करते हैं। कैसे? तो हाथों से। इसीलिए इसको हस्तचयन विधि कहते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः क्या होती है? अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना तथा ये क्या है? ये सुविधाजनक विधि लगती है। ये सुविधाजनक विधि लगती है। ये देख रहे हैं कैसे अनाज को पृथक कर रहा है। इसमें गिट्टी जो है, पत्थर जो हैं, जो मिट्टी है उसको हाथों से उसको अलग किया जा रहा है। अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा रहा है। एक विधि हो गया जो कि आप पृथक्करण की अनेक विधियों में पढ़ रहे हैं, तो पहला क्या है? हस्तचयन विधि। दूसरा विधि देखेंगे तो थ्रेसिंग। ये बहुत बार इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्रेसिंग क्या है? तो आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों मतलब सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। क्या होते हैं? अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना करने के लिए कहता है बहुत सारे अन्य कण रहते हैं। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक कर सकता है? ये कैसे पृथक कर सकता है? इसी के बारे में बताना है कि वह कैसे पृथक करेगा। तो हाथों से तो कर नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या करता है तो उसको पहले लोग बैल का उपयोग करते थे। धीरे-धीरे जो है बढ़ता गया प्रोसेसिंग और यह थ्रेसिंग पर आ गया। और उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत
छोटे होते हैं, इसीलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना क्या है, असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखे पौधे डंडियों को जो है डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना क्या कहलाता है? तो थ्रेसिंग कहलाता है। ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? तो थ्रेसिंग कहलाएगा। इस प्रक्रम में इंडियो इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी-कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। पहले काम होगा तो बैल का उपयोग और उसके बाद पीठ के उपयोग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा है तो थ्रेसिंग मशीन का उपयोग अब किया जाता है। उसी क्रम में तीसरा देखेंगे तो निष्पावन। अब निष्पावन हस्तचयन और थ्रेसिंग, तीसरा निष्पावन। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाने के लिए कह रहा है। इस मिश्रण को क्या करेंगे? को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखें। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक किया जा सकता है, करना संभव है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब कैसे इसको पृथक करना नहीं किया जा सकता है हाथों से, उसके बारे में। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयवों रेत एवं बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर जो होता है जिसको बुरादा बोलते हैं, एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़ता है, उड़कर गिरता है? हाँ, बहुत जो भारी है वो क्या होगा, नीचे, जो हल्का होगा वो उड़ेगा। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? तो हाँ, होती है सफल। इसी को क्या बोलते हैं? तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करना क्या कहलाता है? करने की विधि निष्पावन कहलाती है और यह विधि आपको निष्पावन कहलाती है। हाँ, ठीक। और निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने में करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, निष्पावन किसको कहते हैं, थ्रेसिंग किसको कहते हैं और हस्तचयन किसको कहते हैं। उसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे तो फिर कुछ दिया गया है जो कि भूसे के बारे में। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। ये हमने देखा निष्पावन के बारे में। तो चलिए उसके बाद क्या है, चालन। अब हम चालन को पढ़ेंगे। तो कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। आप जानते हैं कि आटे से बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। तो इसमें हमें उसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य औषधियों को पृथक करने की आवश्यकता भी होती है। तब हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम चालनी यानी इसको छन्नी जिसको बोलते हैं का उपयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, तब हम छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं और उसके बाद आटे के छोटे कण जो होता है छाननी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को क्या किया जाता है, तो हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी छालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। क्या होता है, तब वो गेहूं में रह जाते हैं, उनको दूर किया जाता है। क्या किया जाता है, जो गेहूं में रह जाते हैं इन सभी के बाद उनको फिर दूर किया जाता है छालने के द्वारा, चालने के बाद।
और आगे है कि आपने इसी प्रकार के बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। जो आप देखते हैं कि रेत को अलग किया जाता है, यहाँ पर दिखाया गया चित्र में देख सकते हैं कैसे चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जा रहा है। जो छोटा-छोटा कण होगा वह ऊपर से नीचे, और जो बड़ा-बड़ा होगा वो ऊपर। यहाँ से देख सकते हैं बड़े-बड़े पत्थर को अलग किया जा रहा है। आगे है क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से औषधियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा चौक का पाउडर बनाने के लिए कहता है, और उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा का पृथक कर सकते हैं? यह आप अलग कर सकते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है, जिसका दो अमाप हो। यहाँ पर आटा और चाक क्या है, दो है, लेकिन उसका रंग कैसा है, तो आप देखेंगे दोनों को अलग है। लेकिन यहाँ पर आपको अलग वो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप यहाँ पर अलग कर सकते हैं अगर दो अमाप साइज का होगा। जैसे कंकड़ बड़ा हो और छोटा रेत में आपको देखने को मिलता है जैसे, उसी प्रकार यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप पृथक नहीं कर सकते हैं चॉक पाउडर तथा आटा को। आटा और चॉक पाउडर पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है, दोनों पाउडर बना हुआ है। अब है अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी-कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की औषधियाँ कैसे पृथक करते हैं, तो आपने अभी देखा, जो हस्तचयन विधि द्वारा, निष्पादन द्वारा, और किसके द्वारा, तो चालन के द्वारा इसको हम अलग करते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल तथा या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं, तब उस पर चिपकी हुई औषधियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं, और जो उसमें चिपकी हुई औषधि होती है जैसे धूल कण, वो क्या होती है, पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। ये औषधियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, तो कौन डूबेगा, तो औषधियाँ जो होगी वो डूब जाएगी। और चावल या धूल, आप देखेंगे तो चावल नीचे चला जाता है, धूल ऊपर, आपका गंदा गंदा पानी जो देख रहे हैं वो क्या है, तो वो ऊपर चला जाता है, और औषधियाँ जो हैं ऊपर आप देखते हैं, और पानी फेंक देते हैं, जो औषधियाँ आपको देखने को मिलती है। क्या आपने देखा है कि बर्तन में थोड़ा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, तो जल को क्या करते हैं, बाहर गिराते हैं, इसीलिए वो टेढ़ा इसको हम करते हैं। यहाँ पर हमने बोला था कि जो औषधियाँ नीचे चली जाती है, कुछ थोड़ा-थोड़ा जो मिट्टी भारी होगा, जो कंकड़ भारी होगा, क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। जो मिट्टी होगा, जो मिट्टी एकदम जो उसी में सटा होगा, वो पानी के द्वारा वो हट जाएगा। लेकिन जो कंकड़, आप उसके से पहले अगर निकाल देते हैं, अगर 1 आध 2 बच भी जाते हैं, तो वो नीचे जाता है। लेकिन आप चावल धोने के क्रम में उसको आप देख सकते हैं, जब आप धोते हैं तो उसके क्रम में चावल पानी नीचे जाएगा, तो आपको वो मिल सकता है। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है, जो नीचे चला जाता है, जो भारी होता है मिश्रण, मिट्टी का जल का मिश्रण जो होता है नीचे चला जाता है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यही अभी आप बात को यहीं पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवसादन। हमने ऊपर आपको बताया था, जो जल में नीचे में तली में बैठ जाएगा, वो उसको क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। उसी को अवसादन बोलते हैं। जो जल आप मिलाते हैं, जल में मिश्रण में जल मिलाने पर जो कोई अवयव भारी जो होगा, भारी अवयव वो अगर नीचे चला जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, वही प्रक्रम क्या कहलाएगा,
अपसादन कहलाएगा। एकदम याद रखना है ये आपको। और अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, और इसको बिना हिलाए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिना हिलाए ही आप जल को एक दूसरे बर्तन में रख रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो निस्तारण बोलते हैं। उसको हिलाना नहीं है, एक से दूसरे में डाल देना है, एक गिलास से दूसरे गिलास में यहाँ पर डालते हुए दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। अब हम ऐसे अवसादन और निस्तारण को हमने समझ लिया। जो नीचे बैठ जाता है भारी उसको अवसादन बोलते हैं, जो बिना हिलाए-डुलाए आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रख रहे हैं उड़ेलने की क्रिया को, उसको निस्तारण बोलते हैं। ये आपको याद रखना है 2। अब आइए हमें ऐसे मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि किसी मिश्रण को 2 अवयव का अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं भारी जो है वो नीचे बैठ गया है, तो इसको अलग कर लेंगे, और यहाँ पर बिना उड़ेले यहाँ पर जो है एक दूसरे को निस्तारण द्वारा अलग कर देते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों को मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है, जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने के दिया जाए तो वे 2 पृथक पृथक परतों में बँट जाता है। अगर यही जो 2 मिश्रण अगर रहेगा तो क्या होगा, वो दोनों बँट जाएगा। इसके अलावा जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। उसको क्या कर देंगे, निस्तारण द्वारा ऐसे उसको पृथक कर देंगे। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। अब उसके बारे में विचार करने के लिए हमको यहाँ पर जो है देखेंगे क्या करता है, कैसे उसको अलग करता है। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की जो पत्तियाँ होती हैं पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो उसको छालनी द्वारा अलग करते हैं। अक्सर आप इसमें क्या करते हैं, छालनी या छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियाँ अब भी मिलती है। अब भी आप देखेंगे छलनी के बाद भी आपको कुछ-कुछ चाय की पत्तियाँ मिलती है। अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फ़िल्टर करना कहते हैं। फ़िल्टर मतलब निस्यंदन करना। फ़िल्टर या निस्यंदन आपसे पूछा जाता है कैसे? तो छलनी की जो चाय की जो छलनी है, उसे आप पत्तियाँ पूरी तरह से छान देते हैं, तो उसको फ़िल्टर कर देते हैं। आप पानी फ़िल्टर करके पीते हैं, तो आप 3-4 प्रकार के मशीनों का उपयोग करके पानी का फ़िल्टर करते हैं, तो पानी पूरी तरह से छान लेते हैं। वही जो पूरी तरह से निस्यंदन किया जाता है, उसी को फ़िल्टर करना कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि चाय की पत्ती को आप सारी जो पत्तियाँ हैं उसको छन्नी में छान लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, निस्यंदन या फ़िल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने में निस्तारण या निस्यंदन में से कौन-सी विधि अच्छी है, तो निस्यंदन विधि आपको यहाँ पर अच्छी दिखती है, जो फ़िल्टर पूरी तरह से कर दिए जाते हैं गंदे चीज़ों को, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल की उदाहरण के विचार करते हैं। अब जल के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? तो नहीं मिलता है। कभी-कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल जो है, जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5 में दिया गया है कि तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिले तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। आप देखेंगे जो भारी रहेगा, मिट्टी रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और आपका जो पानी रहेगा, जो शुद्ध पानी आपको मिलेगा वो ऊपर आ जाएगा। उसी को उड़ेल कर देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये देख सकते हैं मिट्टी क्या है, तो नीचे, और ऊपर गंदली जो है वो ऊपर आ गया है पानी। आगे हम पढ़ेंगे
तो आगे है कि क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? तो देख सकते हैं मिट्टी बैठ गई है। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकार में आप क्या कहेंगे? तो जल को बिना हिलाए गिलास में थोड़ा तिरछा करिए, जो इस प्रकार से दिखाया गया है कैसे किया जा रहा है। इस गिलास के ऊपर को जल दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम में क्या कहेंगे? तो जो जल है वो दूसरे गिलास में हम रखेंगे और मिट्टी का जो है वो ऊपर ही जो नीचे ही बैठा रहेगा। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा रंग भूरे का है? तो हाँ, उसका भी थोड़ा अभी भी है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तांगों के बीच में छोटे-छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। आप जानते हैं कपड़े सूती जो कपड़े होते हैं उसमें छोटे-छोटे रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। उसको छानने में कर सकते हैं। यदि कि यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फ़िल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फ़िल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फ़िल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आप देखेंगे फ़िल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है और इसके पश्चात मिश्रण को फ़िल्टर पत्र में उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों में नहीं गुजर पाते तथा फ़िल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे फ़िल्टर पत्र बनाने की प्रक्रिया है, जो यहाँ पर आपको कीप के द्वारा शुद्ध पानी फ़िल्टर किया जा रहा है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों का तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। जो आप पनीर बनाते हैं तो द्रव जो है ठोस कणों का जो है वो प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण के कपड़े या छलनी से फ़िल्टर करके पृथक किया जाता है और इसी प्रकार जो है पनीर को पृथक किया जाता है। अब है वाष्पन। वाष्पन क्या है? तो वाष्पन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बीकर में थोड़ा-सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक दिखता है? तो ये नमक नहीं दिखता है, लेकिन परिवर्तन आपको थोड़ा-सा परिवर्तन दिख सकता है। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करने के लिए कहता है, जल को उबल कर उड़ने दीजिए और जल को उबालने दीजिए और उसको उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? तो बीकर में आपको क्या बचता है? थोड़ा-सा नमक भी बचेगा। इस क्रियाकलाप में हमें मिश्रण जल तथा नमक को पृथक करने के वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा नमक को पृथक कर सकते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो वाष्पन बोलते हैं। जो उबाल कर आपने जल को क्या किया? तो वाष्पित कर दिया, वो उड़ गया और क्या बचा? तो नमक बचा। इसी को क्या बोलते हैं? तो वाष्पन बोलते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर क्या होती है? चलती रहती है और वह चलती रहती है। ये चक्र उसका वाष्पन का चक्र चलते रहता है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? तो नमक कहाँ से? पानी से आता है, समुद्र से आता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में क्या है? लवण मिश्रित है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। क्या है? एक लवण क्या है? साधारण नमक है। जब समुद्र में के जल को बड़े-बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन के द्वारा धीरे-धीरे वाष्प में बदल जाता है और वह धीरे-धीरे क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। जब हम गड्ढे में नमक वही समुद्री पानी जो है उसको रख देंगे, तो वो धीरे-धीरे जो जो नमक का पानी वो जो पानी होगा वो गर्म होते हुए वाष्पित हो जाएगा और जो नमक बचेगा, जो साधारण नमक होगा वो गड्ढे में बच जाएगा। वही है, कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे रह जाता है और ये ठोस जो लवण है नीचे रह जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक का जो है प्राप्त किया जाता है और इसी के बाद जो है साधारण नमक प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे समुद्री नमक का
यहाँ पर साधारण नमक में पर्याप्त किया जाता है। ये गड्ढे हैं, यहाँ पर समुद्र के पानी के लाया गया और यहाँ पर जो है बहुत दिन थोड़ा दिन रखने के बाद सूर्य की किरणों की गर्म से होते हुए ये नमक जो है नीचे आ जाता है। पानी क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। वाष्पित पानी हो गया और जो बड़े-बड़े कण प्राप्त थे वो साधारण नमक बन जाते हैं। ये समुद्री नमक प्राप्त हो जाता है। बड़े-बड़े आप जाएँगे कक्ष में जाएँगे तो यहाँ पर नमक का निर्माण किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में समुद्र से नमक का उत्पादन गुजरात में किए जाते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ का उपयोग। क्या है विधियाँ का उपयोग? तो हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियाँ उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे तो क्रियाकलाप 7 में क्या दिया गया है? तो क्रियाकलाप 7 में आप देखेंगे रेत और नमक का मिश्रण कीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि द्वारा विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? क्या है? रेत बीकर की तली में बैठ जाता है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा क्या करते हैं? पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से जल एवं नमक एवं जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करने के लिए कहता है, करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म करिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? तो आप देखेंगे कि भाप वो निकलता है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है आप देख सकते हैं वाष्पन का संघनन। ये क्या है? वाष्प निकल रहा है केतली से। एक धातु का प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखिए। ऊपर में देख सकते हैं बर्फ रखा हुआ है। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसे पार्टी में दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए और जो आपको ऊपर में दिया गया है तो ये क्या बन जाता है? वो जो भाप है वो जल में परिवर्तित हो जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। क्या होता है? वह संघनित होकर क्या बन जाता है? द्रव जल बन जाता है। द्रव संघनित होकर द्रव जल बन जाता है। जब वो भाप जो है बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आता है, जो भाप से ये ठंडी जो बर्फ है जो प्लेट है उसके संपर्क में आता है तो वह संघनित हो जाता है और संघनन होकर क्या करता है? तो वह जल बन जाता है। प्लेट के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं धीरे-धीरे एक-एक बूंद गिर रहा है और ये क्या है? भाप के द्वारा बना हुआ जल जो है संघनन द्वारा भाप बना है और जल का संघनन होता है और इससे द्वारा भाप बना है और वही भाप जो है भाप ऊपर पड़ता है और वह धीरे-धीरे आपको देखेंगे तो पानी की बूंद से वह नीचे आता है बन-बन के। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। जल वाष्प से जल वाष्प बन गया और उसकी प्रक्रिया जो है जब द्रव अवस्था में हो जाएगी वही परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो यही प्रक्रिया परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो संघनन कहलाएगा। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। याद रखना है कि जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। क्या आपने किसी जल पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, अब उसकी ढक्कन जो है ढकी प्लेट का संघनित जल की बूंदे को देखा है। आप देखेंगे तो आपको जल की बूंदें आपको दिखाई देगी। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? तो वो आप देखेंगे जब पूरा जल वाष्प जो है संघनित जब सारा जल संघनित हो जाता है तो केतली खाली रह जाती है, उसमें कुछ आपको नहीं दिखता है। इस प्रकार हमें मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कैसे हम मिश्रित और नमक को, रेत को, जल को कैसे निस्तारण कैसे करेंगे? जल को तो निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन इन सारी विधियों से सफलतापूर्वक जो है कर सकते हैं। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत
की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसे क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। इससे जो है उनसे क्या त्रुटि, कहाँ पर त्रुटि हुई है, तो त्रुटि देखेंगे जो वो ढके जो बर्तन है वो उसको आप खुले में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, तो पुनः वाष्पित हो जाएगा जल और जो नमक है वो बच जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं की थी। क्या जल किसी पदार्थ कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल विलेयी कहते हैं। आपने पढ़ा था पहले अध्याय में, इससे चौथा अध्याय में। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा नियंत्रण बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच लेना है नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोरित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोरित कीजिए, उसको हिलाते रहिए। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते और तथा उसको विलोरित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है? क्या होता है, वो कुछ अविलेयी जो नमक नहीं मिला है वो क्या होता है, बच जाता है। अब बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। क्या होता है, आप जो है एक जो उसका रेंज होता है, उसी के रेंज में आप जल में जितना घुला सकते हैं उतना ही घुला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं घुला सकते हैं। तो अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर वह नमक ज़्यादा घुलते रहता तब वो ठीक था, नहीं ये घुल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं संतृप्त विलयन के बारे में। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है, अधिक से अधिक जल घुलेगा या नहीं घुलेगा, जल में कुछ घुलेगा या नहीं घुलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, तो जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। जल में नमक जो जितना घुल सकता है उतना ही घुलेगा, जो नहीं घुलेगा तो वो हिलना भी बंद हो जाएगा। चम्मच आप जो हिला रहे हैं वो भी नहीं हिलेगा, तो वह क्या होगा, इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो विलयन का संतृप्त विलयन बोला जाता है। यहाँ एक संकेत है जो बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ, जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं प्राप्त होता है, जो नहीं घुल सकता है, इसीलिए वह नहीं मिल पाया था। कदाचित नमक की मात्रा संदिग्ध विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। क्या थी, बहुत ही अधिक थी। अविलीय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। और क्या हुआ, तो अविलीय नमक जो है रेत के साथ मिला रह जाता है और उसके बाद जो है उसको पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। क्या कर सकती थी, तो और अधिक जल का वो उपयोग करती ताकि जो है जल उड़ जाता और नमक नीचे रहता, लेकिन नमक ज़्यादा दे दी, जल कम मिला और इसी के कारण जो है ये नमक की प्राप्ति उसको नहीं हो पाई उतना। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले ही अधिक नमक घोला जा सकता है? इसके बारे में हम इसको आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि संतृप्त विलयन से पढ़ने से पहले जो है अधिक नमक घोला जा सकता है। इसके बारे में बीकर 9 क्रियाकलाप 9 है ये। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा इसमें तब तक नमक
मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक घुल ना सके, और तभी तक जब तक उस समय तक मिलाते रहिए जब तक नमक घुलते रहे और घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए। अब इसमें संतृप्त विलयन में क्या करना है, तो कम मात्रा में नमक मिलाना है और इसको गर्म करना है। क्या आप पाते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? तो हाँ, इसमें घोला जा सकता है। संतृप्त विलयन के बाद आप देख सकते हैं कि संतृप्त विलयन में जो नमक नहीं घुल रहा था, तो उसके बाद गर्म करते हैं तो वो घुलने लगता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए और इसको बाद क्या करेंगे, तो ठंडा होने कर छोड़ देंगे। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? तो हाँ, देखेंगे आपको बैठता हुआ नमक दिखाई देगा। क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। आपको हमने ऊपर बताया था क्या, तो नमक ज़्यादा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए इसके बारे में हम देखेंगे। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुल सकती है? तो क्रियाकलाप 10 में देखेंगे, 2 गिलास लेने के लिए कहता है, प्रत्येक में आधा कप पानी भरने के लिए कहता है, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विरोधित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने पर डालते जाएं। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है उसके सारणी में आपको यहाँ पर देख सकते हैं 4-5, आप जो भी घोली हैं वो लिख सकते हैं, 4-5 आप ये रख सकते हैं। इसके क्रियाकलाप को दोहराने के लिए कहता है, आप इसको जब विलय के अन्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं। जल में विलय अन्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं। आप जानकारी प्राप्त करते हैं, आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों को भिन्न-भिन्न मात्रा में घोलता है। क्या करता है? विभिन्न पदार्थों में घोलता है। तो इसके बारे में हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में इसमें हमने चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियाँ का उपयोग हमने विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है और इसका जो है विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी इसकी विधियों का प्रयोग जो है किया जाता है। हमने यह सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और कुछ और पदार्थ ना घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर जो नहीं घुलता है उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सब पढ़ा। अब क्या है, मंथन हमने पढ़ा, शब्द है संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त, अवसादन और चालन, विलयन और थेसी निष्पादन के बारे में इस प्रमुख शब्द हमने इन अध्याय में पढ़े हैं। और सारांश में देखेंगे तो सारांश में हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण, और मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। अनाज से भूसा पृथक और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा जो है अलग किया जाता है, पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों के से निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। क्या होता है? भूसा अनाज को भारी बीजों से निस्तारण द्वारा अलग करते हैं। किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाता है और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। और है जो सारांश में देखेंगे तो द्रव तथा उसमें विलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव्य को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जब विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल वह उस पदार्थ को संतृप्त विलयन होता है। वह क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक जो है पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थ की विभिन्न मात्राएं घोलता है। क्या करता है? जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्रा को क्या करता है? घोलता है। अब देखिए अभ्यास है। अभ्यास को भी हम जो थोड़ा मोड़ा जो है उसको हम एक नंबर जो पूछता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, उसको भी समाप्त कर देते हैं। अभ्यास का भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए, पहला है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों थी? आप देखते हैं, इसके 2 उदाहरण देने के लिए भी कहता है, तो आप देखते हैं कि गेहूँ के भूसे को अलग करने के लिए जो दाने होते हैं, उसको अलग करने के लिए आप जो है थ्रेसिंग का उपयोग करते हैं। ये एक आपके लिए गंदगी तो आप खा नहीं सकते, वो क्या है? वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसको अलग किया जाता है, इसीलिए उसको अलग किया जाता है। आप मिश्रण में देखेंगे हानिकारक पदार्थ जो होता है उसको अलग करने के लिए चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के क्रम में आप पत्तियों को अलग करते हैं। ये आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जो चाय बनाने के बाद जो है गेहूँ की बात है ये यहाँ पर लिख सकते हैं। निष्पादन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पादन क्या है? तो इसका क्या है? तो एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी जो अवयव होता है से उसको वायु के वेग के द्वारा आपने ऊपर में पढ़ा था जो वायु के वेग के द्वारा जो है आप भूसे को और दाने को अलग कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? निष्पादन कहते हैं और यही निष्पादन कहलाता है। वायु के वेग से आप किसी भारी अवयवों को उसको अलग कर देते हैं, ये निष्पादन है। और यहाँ पर भूसा और अनाज क्या होता है? इससे अलग हो जाता है। इसका उपयोग हमने भूसे में करते हैं। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करते हैं? तो पकाने से उसको धो के क्या करते हैं? उसको धो देते हैं और उससे पहले आप हाथों से उसका हस्तचयन विधि द्वारा आप कंकड़-पत्थर जो होता है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद जो है उसको धोकर जो पानी के में जो सटे-सटे होते हैं धूल-कण उसको हटा देते हैं। छालन से अभिप्राय क्या है या कहाँ उपयोग होता है? छालन क्या आपने पढ़ा था कि छालन जो है विभिन्न प्रकार के उपयोग में किए जाते हैं। जैसे आप भूसे से आप जो छलनी का उपयोग करते हैं, छोटे आकार के दाने जो हैं वो आटे के उपयोग में जो आप करते हैं, जो छोटे-छोटे जो कंकर होते हैं, वो बड़े आ जाते हैं, जो महीन जो होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे आप छलनी का उपयोग बड़े-बड़े मकानों में भी देखते हैं, रेत को अलग कर कंकड़ पत्थर को अलग करने में किया जाता है, ये बता सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करते हैं? तो रेत और जल का मिश्रण पृथक कैसे करते हैं? तो आप देखेंगे कि जल का पृथक जो है इसको करने के लिए आप बहुत सारे प्रयोग करते हैं। आप एक मग में पानी लेकर कर दे सकते हैं कि जो यहाँ पर भारी रेत है वो क्या होगा नीचे और पानी ऊपर रहेगा। रेत क्या होगा नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका पृथक्करण करते हैं और यह प्रक्रिया जो होता है क्या कहलाता है? अपसादन कहलाता है। इसी को अपसादन भी हम कहते हैं। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? आप देखेंगे तो आप इसको पृथक कर सकते हैं। आटे और चीनी, चीनी क्या होता है? मोटा होता है और आटा क्या है? जो महीन होता है। तो इसको आप छान के मतलब छलनी द्वारा इसको आप अलग कर सकते हैं। पंकिल जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करते हैं? आपने ऊपर में पढ़ा था जो गंदला जो द जल होता है उसको पानी एक गिलास में बीकर में रख लेते हैं और पानी क्या होता है धीरे-धीरे आधा घंटा छोड़ देते हैं, तो वो नीचे चला जाता है। अगर या आप देख सकते हैं तो नीचा जो गया हुआ मिट्टी है वो उसको छान लेते हैं दूसरी विधि द्वारा उड़ेल लेते हैं। तो उसको एक विधि द्वारा उड़ेल देते हैं और वह अलग हो जाता है। तो एक जो पानी गंदला जल है वो नीचे चला जाता है, जो गंदला मिट्टी है वो नीचे चला जाता है और जो पानी है वो ऊपर रहता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए कहता है के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? धान के दान हैं दाना है उसको पृथक करेंगे किस प्रकार से? तो इसको थ्रेसिंग के द्वारा आप अलग करते हैं। किससे? तो थ्रेसिंग के द्वारा यहाँ पर थ्रेसिंग लिख देंगे। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये निस्यंदन कहलाती है। आप ऊपर पढ़े थे जो कि छोटे-छोटे क्या होते हैं होते हैं और वो उससे अलग हो जाते हैं। पनीर आप जो बनाते हैं, पनीर का उपयोग करते हैं, उससे किया जाता है। समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वाष्पन। आप जानते हैं कि समुद्र के जल को एक गड्ढे में छोटे-छोटे गड्ढों में रख दिया जाता है और वह बहुत दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद वाष्पन विधि द्वारा जल क्या होता है? हो जाता है और नमक नीचे रह जाता है। आगे है कि जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है, तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को
ऊपर में से पृथक कर लेते हैं, इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? निस्यंदन प्रक्रिया बोलते हैं, जिसको ऊपर आपने पढ़ा था। सत्य असत्य को ढूँढने के लिए कहता है दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा अलग किया जाता है। ये क्या है? एकदम गलत है, ये निस्यंदन द्वारा नहीं किया जाता है। और नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पादन द्वारा पृथक किया जाता है, तो ये क्या है? ये भी गलत है, निष्पादन द्वारा इसका भी पृथक्करण नहीं किया जाता है। चाय की पत्तियों में चाय का पृथक्करण निस्यंदन, ये सही है, निस्यंदन द्वारा इसका अलग किया जाता है। आगे है कि अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण द्वारा, आपने ऊपर पढ़ा था, जो निस्तारण द्वारा अनाज और भूसे का पृथक्करण किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो क्या करेंगे? पहले हम बर्फ डाल देंगे तो ज़्यादा चीनी घोलना संभव होगा। जब बर्फ डाल देंगे तो वो पानी की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, और यह शिकंजी जो है बनेगी, ज़्यादा बनेगी। क्या होगा? वो तब ज़्यादा जल द्रव अवस्था क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें चीनी बहुत ज़्यादा घोल सकते हैं। बर्फ़ भी क्या है? तो पानी है। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन जो है, जो भी बनते हैं, ये आपने देखा। यहाँ पर अवलोकन देख सकते हैं। निस्तारण करने वाले गुस्ताव कोरबेट का एक पेंटिंग 1853 में ये बनाया गया था। मूसी डी व्यूअर्स आर्ट्स, नान्ते, फ्रांस के सौजन्य से ये मूर्ति बनाए गए थे। निस्तारण विधि यहाँ पर देख सकते हैं कैसे अलग किया जा रहा है भूसे को। तो यह चैप्टर आपके द्वारा बहुत यहाँ पर जो पढ़े हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे निस्तारण, निस्यंदन, बहुत सारे क्वेश्चन जो पृथक्करण के हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एक बार दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत जो है यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो नहीं छूटेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा हो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे भी, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जितना से जितना हो उतना आप शेयर करिए। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।